देखिए, लोग राजनीति में पावर की वजह से आते हैं। मैं आपसे ये कहूंगा, मैं रहूं न रहूं, भविष्य में आप कभी पावर में आते हैं तो दुश्मन को काम करके, दुश्मनों पे एहसान करके और उसका दिल जीतना, न के बदले की भावना से, न कि दबा की। ये बुराई तो किसकी, देखो बीजेपी ने भी मेरे को लगातार चुनाव हारने के बावजूद भी उन्होंने टिकट दी। आपके अभी की प्राथमिकताएं क्या है? विधानसभा क्षेत्र में जो डांग एरिया है, रिवांस का एरिया है, या पहले कभी डकैत पैदा हुआ करते थे, शिक्षा के अभाव, वहाँ शिक्षा पहुंचे और विशेषकर बच्चियों को, लड़कियों को वहाँ स्कूल और कॉलेज बने। पहले की राजनीति और आज की राजनीति में आपको क्या अंतर लगता है? पहले की सोच और अब की सोच में अंतर तो है। अब जो है आदमी की सोच एक सिमट के रह गई, पता नहीं क्या क्या सोचता। अब देखिए, मैं शराब रखेंगे ज्यादा जाति का बुजुर्ग, अब उनकी मन भावना किस तरह की है, जब तक मेरे नजदीक नहीं आए, जब तक मेरे विचार नहीं सुने, जब तक प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ उठे बैठे, तब तक तो जो उन्होंने सोच रखी है, ये विलेन है, ये गुंडा है, ये बदमाश है, या बदमाश पॉलिटिक्स में आते हैं, या शराब के किधर बदमाश होते हैं, ये दुनिया की केवल भाषणबाजी है। एक चीज बताइए कि साहब, रामचरितमानस साहब रोज पढ़िए, जब तक आपकी राम के प्रति श्रद्धा नहीं है, जिस तरह रहे राम उस तरह नहीं। नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा बतंगड़ न्यूज के साथ, और आज हमारी खास मुलाकात हो रही है राजस्थान के बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर के साथ। आइए जानते हैं उनके जीवन के सफर और राजनीतिक सफर के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपकी राजनीतिक प्रेरणा किन से मिली आपको, और आपकी जीवन में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? देखिए, मेरा 15 अगस्त 1955 को जन्म हुआ। मोरौली गांव में जो चंबल के किनारे पे है, वहाँ से प्राइमरी शिक्षा करने के बाद उसके बाद में धौलपुर आ गया। धौलपुर हाई स्कूल के बाद में मैंने पढ़ाई छोड़ दी, किन्हीं पारिवारिक कारणों से। उसके बाद मैंने रेसलिंग की 5-6 वर्ष। एक्सीडेंट में मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद मैंने राजाराम ग्रुप के साथ ठेकेदारी की। ठेकेदारी करने के बाद में फिर मैंने वसुंधरा जी की प्रेरणा से 1998 में पहला चुनाव लड़ा भाजपा से। वहाँ के तत्कालीन दिग्गज नेता श्री दलजीत सिंह चीकू, जिनके डायरेक्ट 10 जनपद से रिलेशन थे, आदरणीय सोनिया जी और उनकी बीवी साथ साथ पड़ी थी इटली में, वो व्यक्ति मेरे सामने लड़े तो जनता ने उनको 1998 में हराया, और तब से मैं पॉलिटिक्स में आ गया। हालांकि उससे पहले मैंने पंचायत का चुनाव भी लड़ा था 95 में। वो चुनाव मैंने जीता, 2 पंचायत का जो सदस्य बनता है पंचायत समिति का, वो। उसके बाद में मैंने 98 का ये लड़ लिया। उसके बाद में मैं लगातार चुनाव लड़ता रहा। 93 का लड़ा, बीजेपी पे चुनाव हार गया बहुत कम मार्जिन से, 2000 से कम मार्जिन से। 2008 में किन्हीं कारणों से मुझे टिकट नहीं दी और निर्दलीय के रूप में लड़ा, और कांग्रेस और बीजेपी तीसरे और चौथे नंबर पर रही, और मेरी निर्दलीय की और तत्कालीन एमएलए की बसपा के जो थे उनसे फाइट हुई, और मैं मात्र 1700 वोटों से चुनाव हार गया 2008 का। उसके बाद 13 में मेरे को फिर बीजेपी ने दी, फिर मैं 1700-1750 वोटों से हार गया। 2018 में मेरे को फिर टिकट उन्होंने दी, फिर मैं 1300 वोटों से हार गया। भाग्य ने साथ नहीं दिया, लगातार पार्टी ने तो मुझे टिकट दिया। 2023 में जो मेरे सामने कांग्रेस का चुनाव लड़ता था, उसने एक एईएन को बुरी तरह पिटाई कर दी और उसके 22 फ्रैक्चर थे। दलित विरोधी बात चर्चाओं पे थी और पार्टी ने उसको निष्कासित कर दिया। खरगे साहब ने, यहाँ राजस्थान में गहलोत साहब ने पार्टी से निकाल दिया, तो बीजेपी ने उनको बुला के और टिकट से नवाजा, तो मुझको बसपा से चुनाव लड़ना पड़ा 2023 का, और जनता ने लगभग 28,000 वोटों से मुझे जिताया। अब मैं आपके सामने हूँ।
ये मेरी राजनीतिक सफ़र रहा है जो मैंने आपको संक्षिप्त में आपको वर्णन किया है। लगातार मैं 6 चुनाव लड़ा हूँ, मैदान में डटा रहा। मुझे याद नहीं है कि लगातार कोई 4 चुनाव हारने के बावजूद और जनता ने उसे जिता दिया हो। 1 चुनाव, 2 चुनाव, 3 चुनाव तक तो मुझे याद है, कई हारे, कई जीते, कई वापस आए। लेकिन लगातार 4 चुनाव हार के फिर भी जनता ने मेरा हर समय साथ दिया। 2000 की हार जीत कोई मायने नहीं रखती है, और जनता के लगातार आशीर्वाद और प्रेम से और उनके सहयोग की वजह से मैं मैदान में डटा रहा, और अंत में जनता ने मुझे 2023 का चुनाव लगभग 28,000 वोटों से जिताया। तो यह है मेरे जीवन का सफर। सर, 2023 में जो 28,000 वोट, जो बहुत ही एक बड़ा आंकड़ा रहा है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं और क्या रणनीति रही थी उसमें? देखिए, इसका श्रेय सबसे पहले तो उस विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को है, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया लगातार हारने के बावजूद भी, और उनके आशीर्वाद से ही मैं जीता हूँ। अगर मैं किसी एक व्यक्ति को अगर देता हूँ श्रेय तो थोड़ा सा इंसाफ नहीं होगा, इसलिए मैं तो पूरी जनता को देना चाहूँगा, जिनके प्यार से और जिनके आशीर्वाद से मैं आज आपके बीच में विधायक बना बैठा हूँ, और आज भी मैं जनता के साथ हूँ, जनता के बीच रहता हूँ, और जो भी बनती है वो जनता के साथ में तत्पर तैयार रहता हूँ। और आज आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि जो विश्वास मुझ पर जनता ने इतने लंबे समय से किया है, मैं प्रयास करूँगा और ईश्वर का आशीर्वाद भी चाहूँगा कि उस उम्मीद पर मैं खरा उतरूँ। सर, आपने 3 पार्टीज के अंदर आपका अनुभव रहा है, तो बीजेपी, बीएसपी और शिवसेना, इन तीनों में क्या अंतर लगा? इन तीनों का क्या अनुभव रहा आपका ओवरऑल? देखिए, बुराई तो किसकी, देखो बीजेपी ने भी मेरे को लगातार चुनाव हारने के बावजूद भी उन्होंने टिकट दी। थोड़ी सी मैं यहाँ ये चीज़ थोड़ी मुझे नागवार गुजरी, मेरे को इस कारण से टिकट नहीं दी कि ये बार बार हार रहा है, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन जो सामने पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस, एक बार बसपा से और 2 बार कांग्रेस से जो व्यक्ति जीत के आया, और उन सारे कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोगों को लंबे समय से जो व्यक्ति पीड़ा दे रहा हो, उल्टे सीधे केस लगा रहा हो, सरकार के माध्यम से जिस तरह की 18 से 23 का जो कार्यकाल रहा आदरणीय गहलोत साहब का, उसमें एमएलओ को जो पावर दे दी विधानसभा क्षेत्र अपने अपने की, उसमें दमनकारी नीति अपनाई और उन कार्यकर्ताओं का अतिदोहन किया, परेशान किया, दुखी किया, झूठे केस लगाए, और उसी व्यक्ति को भाजपा की टिकट देना, ये थोड़ा सा नैतिकता के विरुद्ध मुझे लगा। और इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता और मतदाता थे, उन्होंने उस व्यक्ति को नकार दिया, उसको वोट नहीं दे। और सब मेरे टिकट कटने के बावजूद भी, क्योंकि पिछले 20-25 साल से मेरा संपर्क और जुड़ाव और आत्मीयता और अपनापन रहा, सुख दुख में साथ रहा, इस वजह से वो मेरे साथ पिछले चुनाव में बसपा की टिकट होने के बावजूद मेरे साथ रहे। तो मूल कारण तो यही रहे। फिर मैं आपको निवेदन कर दूं कि रामायण की एक चौपाई है कि तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहस साहित्य धर्म व्रत, राम भरोसो एक। तो धीरज भी रखा, विवेक से भी काम लिया, और साहित्य भी पढ़े, और ईश्वर पर भी भरोसा किया, और उसी के परिणाम है कि आपके बीच में मैं बैठा हूँ। बिल्कुल सर। अभी तक हमने जाना आपके पिछले अनुभवों के बारे में। अगर मैं अभी की बात करूं, आपके अभी की प्राथमिकताएं क्या है और आप किस विषय पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? देखिए, मेरा जो विधानसभा क्षेत्र भौगोलिक स्थिति से वो अति पिछड़ा हुआ है, तो वहाँ एक तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और वहाँ पानी
का बहुत अभाव है। हालांकि कई योजना चल रही हैं और विशेषकर मेरे बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से, जैसे कारी तीर योजना भी लागू होने वाली है, उसकी घोषणा हो गई है, कार्य भी शुरू हो गया है। और अभी एक अपने जिंदल एंड कंपनी है जिनके ये पाइप आते हैं, उन्होंने एक 1400 करोड़ का काम मेरे क्षेत्र में लिया है, उससे पानी मिलेगा। राम सागर से अभी एक योजना है जिसका भी टेंडर हुआ है 26 करोड़ का, उसे भी मेरे विधानसभा क्षेत्र को पानी देंगे। और मैं पिछली बार जब 99 से 2003 तक एमएलए रहा, तब भी 15-20 स्कूल मैंने वहाँ खुलवाए अपने क्षेत्र में। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और सड़क, शिक्षा और पानी और हेल्थ, स्वास्थ्य। तो हॉस्पिटल बाड़ी में है, अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि दूर दराज देहात में भी थोड़े से हॉस्पिटल खुल जाएं। तो ये 3-4 चीज़ें मेरी प्राथमिकता है जिससे जनता जनार्दन का उद्धार हो सकता है और प्रत्येक गरीब को वहाँ सस्ती स्वास्थ्य सेवा मिले, सस्ती एजुकेशन मिले। अगर वहाँ एजुकेशन हो जाती है, विशेषकर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो डांग एरिया है, रिवांस का एरिया है, यहाँ पहले कभी डकैत पैदा हुआ करते थे शिक्षा के अभाव में, वहाँ शिक्षा पहुँचे और विशेषकर बच्चियों को, लड़कियों को वहाँ स्कूल और कॉलेज बने, जिससे दोनों कुलों का जो है लाभ मिले। यानी बेटी 2 कुलों का लाभ देती है शिक्षा में, और निश्चित तौर पे अगर बेटी पढ़ी लिखी होंगी तो आने वाली संतान भी पढ़ी लिखी होंगी। ये मेरा विशेष फोकस और विशेष ध्यान है। सर, अगले 5 साल में आप बाड़ी को कहाँ देखते हैं? अगले 5 साल में अब मेरे एफर्ट्स तो, मेरे प्रयास तो हैं कि पानी और शिक्षा और सड़क और स्वास्थ्य, इसमें एक मिसाल बने। और भजनलाल जी की सोच भी काफ़ी ठीक है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार 4 में से वहाँ जीत के नहीं आया, उसके कारण टिकटों का वितरण सही नहीं रहा, जो मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन है। और इस वजह से हम जो है 4 सीटें गंवा बैठे। अगर सही तरीके से और क्षेत्रीय लोगों की एडवाइस अगर मानी होती तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम 2 एमएलए बनते तो और थोड़ा आनंद आता और भजनलाल जी को काम करने में और रुचि बढ़ती। काम तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, लेकिन जहाँ जिले में एक भी एमएलए नहीं होगा, मन में कुंठा पैदा होती है। फिर भी वो काम कर रहे हैं, जो योजनाएं स्कीमें बनती हैं उससे हम भी वंचित नहीं हैं। और चूंकि वो भरतपुर के रहने वाले हैं और लंबे समय से धौलपुर भरतपुर के अधीन रहा है जिले के, जिला बाद में बना है 83 में, तो उनकी 82-83 में, तो काफी नजदीकी रिलेशन रहे हैं भरतपुर के नाते से धौलपुर के। तो इसलिए मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आने वाले समय में जो शेष 3-3.25 साल बचे हैं उसमें निश्चित तौर पर भजनलाल जी धौलपुर का ख्याल रखेंगे। और जिन जिलों में जो भी योजनाएं हैं या भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, भले ही हमारे यहाँ कोई एमएलए नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे हमको भी लाभ देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि सर आप बहुत समय से राजनीति में हैं, तो पहले की राजनीति और आज की राजनीति में आपको क्या अंतर लगता है? देखिए, पहले की सोच और अब की सोच में अंतर तो है। अब जो है आदमी की सोच एक सिमट के रह गई है, कुंठाएं मन में रह गई हैं, बदले की भावना ज्यादा है। पहले इस तरह के विचार, इस तरह की सोच नहीं थी। मुझे याद है 98 में जब भैरव सिंह जी की कृपा से टिकट हमें मिली और वसुंधरा जी के मार्गदर्शन शुरू से रहा और उनकी सिफारिश से ही मेरे को टिकट उस समय 98 में मिली थी। उस समय एक ही कहना था मन क्या नाम अपने भैरव सिंह जी का, कि देखिए लोग राजनीति में पावर की वजह से आते हैं,
मैं आपसे ये कहूँगा, मैं रहूँ न रहूँ, भविष्य में आप कभी पावर में आते हैं तो दुश्मन को का काम करके, दुश्मनों पे एहसान करके और उसका दिल जीतना, न कि बदले की भावना से, न कि दवा की। तो ये अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पे राजनीति भविष्य में बहुत अच्छी रहेगी। और इस तरह की अगर आपकी सोच रहेगी कि हमें बदले की भावना से काम नहीं करना है, हमें प्यार से और उस पर एहसान करके, उसके काम करके, और दुश्मन को भी अगर आप गले लगाओगे तो मैं समझ रहा हूँ देर सवेर आप टिके रहोगे पॉलिटिक्स में, जनता के बीच टिके रहोगे, जनता की भावनाओं से अवगत हो रहोगे और जनता सदैव दिल से, आत्मा से जुड़ी रहेगी। बदले की भावना वाले लंबे समय तक जुड़ नहीं सकते, उनकी मजबूरी हो सकती है। आज आप पावर में तो दबा सकते हैं और लेकिन उनके मन के जो भाव हैं वो निश्चित तौर पर आपकी तरफ कभी आकर्षित नहीं हो सकते। इस तरह के उनके विचार थे। और मेरी भी यही भावना है कि बजाय किसी के बदले की भावना के, वैसे तो हम कभी पावर में अभी तक आए नहीं, दुर्भाग्य रहा मेरा। जब पहले 98 में बना तब कांग्रेस की सरकार थी, अब अगर बीजेपी की सरकार आई है तो टिकट नहीं मिली, एमएलए तो बन गए, तो दुर्भाग्य रहा है। लेकिन फिर भी जो भी एमएलए का कर्तव्य है, जो भी नैतिक जिम्मेदारी, उसका निर्वहन हम कर रहे हैं। और बदले की भावना दूर दूर तक अपने दिल और मन में कभी नहीं है। और ईश्वर से कामना भी करता हूँ कि इस तरह की मेरे मन में भावना नहीं रहे। सर, अगर हम आपके निजी जीवन की बात करें तो राजनीतिक और निजी जीवन में आप कैसे संतुलन बनाए रखते हैं, कैसे समय देते हैं आप अपने निजी जीवन? देखिए, अब निजी जीवन में कोई मेरी खास जिम्मेदारी, मैं परिवार में, घर में खास जिम्मेदारी महसूस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बेटा मेरा आज 34-35 वर्ष का हो गया, पढ़ा लिखा है, जिम्मेदार है। दोनों बेटियों की शादी कर दी, बेटे की शादी हो गई, दोनों बेटी दिल्ली में अच्छे परिवार में हैं। बेटा मेरा सुप्रीम कोर्ट की जज की बेटी है मेरे बेटे के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट को जज रहे हैं, बाद में विधि आयोग के चेयरमैन रहे। नरेंद्र मोदी जी ने उनको विधि आयोग का चेयरमैन बनाया। उनकी बेटी मेरे घर में है, पढ़ी लिखी है, तो सारा सेट मामला है। खेती है मेरे पास, किराया भाड़ा आ जाता है, घर चलाने के लिए पर्याप्त है। और यूं तो साहब किसी का पेट लक्ष्मी से, धन से भरता तो है नहीं किसी का, लेकिन जीवनयापन के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त है। और आज के युग में जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सब चीज़ अपने पास ईश्वर की दी हुई है, उसकी कृपा है। मैंने तो कभी कल्पना ही नहीं की थी कि जहाँ मैं आज हूँ वो जनता जनार्दन ईश्वर की कृपा से और मेरे मित्र और मेरे शुभचिंतकों की वजह से मैं यहाँ हूँ। इसकी मुझे कल्पना नहीं थी, लेकिन प्रारब्ध अच्छा रहा होगा। हालांकि इस जन्म में भी कोई ऐसे पाप नहीं किए, लेकिन प्रारब्ध भी अच्छा होगा। मेरे पेरेंट जन्मजात भक्त थे, साधु प्रवृत्ति की थे, मेरे फादर मदर दोनों की, तो निश्चित तौर पे वो फायदा मिलता है। वो कहावत है कि पिता के जो है कर्मों से बेटे को लाभ मिलता है, तो उसका लाभ मिल रहा है हमें अपने पेरेंटों की वजह से, क्योंकि उन्होंने हमेशा साधुओं की सेवा की है। तो आज हम यहाँ हैं। एमएलए भी जनता ने बना दिए, खेत खिलान, दाल रोटी की व्यवस्था कर दी है, और आपके चैनल पे यहाँ बैठे हैं। इसकी भी कल्पना नहीं थी कि कभी हम इस तरह के चैनल पे और अपनी दो बातें कह पाएंगे जनता जनार्दन के लिए। ये भी सौभाग्य की बात है। नहीं, कहाँ मेरा गांव चब्बल के किनारे पे बसा हुआ है, पूरा रिवाइंस और डांग क्षेत्र है, वहाँ कोई कल्पना नहीं करता। लेकिन अब मनुष्य का भाग है, वो कैसे कि तरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, तो भाग्य और भाग्य का ईश्वर ने इस तरह से यहाँ तक घुमा के उस रास्ते से यहाँ तक ले आए। अब मेरी तो यही है, जो मन के भाव हैं, जो कबीर ने एक लाइन कही है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, वो ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। क्या बात है। तो ये कबीर ने जो कहा है, मैं प्रयास करूँगा कि इन पंक्तियों का अनुसरण करूँगा, इन पर मैं खरा उतरूँ,
कि लोग याद करें कि भाई एक आदमी हुआ था जिसके भाव और विचार इस तरह के थे। और लोग तो पता नहीं क्या क्या सोचते। अब देखिए, मैं शराब का ठेकेदार रहा, जाति का गुजर हूँ। अब उनकी मन भावना किस तरह की है, जब तक मेरे नज़दीक नहीं आए, जब तक मेरे विचार नहीं सुने, जब तक प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ उठे बैठे नहीं, तब तक तो जो उन्होंने सोच रखी है, ये विलेन है, ये गुंडा है, ये बदमाश है, या बदमाश पॉलिटिक्स में आते हैं, या शराब ठेकेदार बदमाश होते हैं, या राजनीति में तो इसी तरह के लोग आते हैं, किसकी किस तरह की विचारधारा है, तो जब तक कोई नज़दीक नहीं आए तब तक व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं रहती। बिल्कुल। तो और आदेश करिए। बाकी अंत में आप युवाओं को और खासकर बाड़ी क्षेत्र के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से एक बार? मैं बाड़ी का सभी को ये देना चाहूँगा कि देखिए, किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है। शिक्षा बहुत अत्यावश्यक है। आज के भौतिक युग में शिक्षा बहुत मस्ट है। मेहनत बहुत ज़रूरी है। और आज जिस तरह से युवा पीढ़ी जो नशे की ओर अग्रसर है, ये सबसे खराब चीज़ है। इससे तो इनको वंचित रहना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। अगर जीवन में कुछ चाहते हैं, अपना जीवन लंबा और सुखीमय जीवन हो, तो आपको शिक्षा और मेहनत ये बहुत ज़रूरी है जीवन में। इसके बिना जीवन में कुछ नहीं है। ये दुनिया की केवल भाषणबाजी है। अगर कहीं कोई दुनिया में कोई चीज़ है, एक चीज़ बताइए कि साहब रामचरितमानस आप रोज़ पढ़िए, जब तक आपकी राम के प्रति श्रद्धा नहीं है, जब तक आपका संतों का आशीर्वाद, संतों का सत्संग नहीं है, जब तक राम के प्रति आपकी आत्माएं जुड़ी हुई नहीं है, तब तक 100 बार रामचरितमानस पढ़िए, आपके अंदर जाएगा ही नहीं। इसी तरह से अगर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे और इन सारी चीज़ों को जो आज की तारीख में युवा पीढ़ी हमारी अपना रही है, अग्रसर है। जिस पंजाब का इतना बड़ा नाम था हर चीज़ में, आज पंजाब गर्त में जा रहा है नशे की वजह से। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपनी युवा पीढ़ी से कि देखिए, मैं शराब का ठेकेदार रहा, लेकिन बहुत बड़ी रेसलिंग की मैंने, स्टेट लेवल का रेसलर में रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है जीवन में। स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और अपने से बड़ों का आदर, ये बहुत आज के युग में बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अनुसरण करें और जो भी टारगेट, जो भी लक्ष्य बनाएं। आप देखिए, अब हमारे ये तो देखे हैं कि ये मुकाम की तरफ ध्यान है कि इस आदमी किस मुकाम पे पहुंच गया, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि इन्होंने सफ़र कहाँ से कैसा किया, जीवन में कितना सफ़र किया, कैसा सफ़र किया, क्या क्या संकट आए, वो चीज़ नहीं देखी। लोग कहते हैं कि राम राम के बारे में कहते हैं कि सीताराम 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 कहिए, और जिस विध राखे राम। ऐसे नहीं है, जिस तरह रहे राम, जिस विध राखे राम नहीं, जिस तरह रहे राम उस तरह रहिए। क्या बात। जिस तरह वनवास में रहे, जिस तरह उन्होंने 14 वर्ष वनवास में सब संकट काटे, जिन जिन लोगों से मित्रता की, जो जो जीवन में काटे कंकड़ जो भी आए, जो उन्होंने जीवन जिया, उस तरह से तुम रहो, तब जीवन सफल होगा। राम राम केवल लेने से काम नहीं चलेगा। राम के चरित्र का केवल वर्णन करने से काम नहीं चलेगा, चलना भी पड़ेगा। तो ये मैं आपके चैनल से सभी से कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों का अनुसरण करें। आपने मुझे बुलाया, मुझे टाइम दिया, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। आप सब लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। जसवंत सिंह जी, आपसे बात करके बेहद खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा, और मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहा होगा और बहुत ही अच्छे विचार वो ग्रहण करेंगे और उसी से आगे बढ़ेंगे। बाकी आप देखते रहिए बतंगड़ न्यूज़ हमारे साथ।